हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंती क्लासेस। माय नेम इज मंजित भारद्वाज। तो आज हम भाई चैप्टर सेकंड लेक्चर करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटरनल एनर्जी क्या होती है भाई? इंटरनल एनर्जी को यू या ई से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा यू या डेल्टा ई जनरली, ठीक है। और इंटरनल एनर्जी क्या होती है? देखो, सभी चीजों की एनर्जीज को जोड़ दो, सब कुछ जोड़ दो, ठीक है। जितनी भी तरह की एनर्जी होती है, तो कितनी तरह की एनर्जी होती है? कोई बताएगा मेरे को कितनी तरह की एनर्जी होती है जनरली? इंटरनल एनर्जी उन सब का सम है। देखिए, काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, है ना। जितनी भी एनर्जीज आपको नजर आ रही हैं, दिखाई दे रही हैं, वो सब एनर्जीज को जोड़ दो। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनीथिंग एल्स जो भी आपको नजर आ रहा है वो सबको जोड़ दीजिए। और ये सब एनर्जीज का जो सम है ये होता है व्हाट? इंटरनल एनर्जी। यस बेटा, क्लियर है सबको इंटरनल एनर्जी क्या होती है? यस। ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी अब आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं। अब मैंने इसमें यहाँ पे बहुत सारी एनर्जीज लिख रखी हैं, तो हो सकता है कि कुछ एनर्जीज हम जानते भी ना हो। ऐसा हो सकता है ना कि कुछ एनर्जी शायद हमें पता ही ना हो, वो भी मॉलिक्यूल में, एटम में होती हैं। यस, क्लियर है। यस। तो हम मॉलिक्यूल या एटम की एनर्जी को पूरी तरह से तो नहीं जान सकते, लेकिन एक मेथड है। क्या है पता है? हम यहाँ पर इंटरनल एनर्जी की E इक्वल एम सी स्क्वायर का फॉर्मूला सबने सुना है? यस सर। तो E इक्वल एम सी स्क्वायर के हिसाब से मटेरियल की टोटल एनर्जी तो निकाल सकते हैं। कोई भी मैटर है उसी में एनर्जी होती है, तो E इक्वल एम सी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके हम उसकी एनर्जी निकाल सकते हैं। दैट्स द कॉमन थिंग, ठीक है, जनरल कॉमन टर्म। लेकिन वो यूज नहीं करेंगे कभी भी। थर्मोडायनेमिक्स है वो, क्योंकि वो फॉर्मूला बहुत भयंकर वाला है, उसमें बहुत सारी चीजें तो पता भी नहीं है हमें क्या 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 है। तो फिर इंटरनल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो देखिए, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, जनरल टर्म्स है, इनको ज्यादा वो मत लीजिएगा कि इनको रट्टा मारना है। आपके दिमाग में जो भी आती है सब आप याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। ये है हीट एनर्जी। पीई का मतलब पोटेंशियल, एमई का मतलब मैकेनिकल, ई का मतलब इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है, वाइब्रेशन एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। देखो, तीन तो ये मोशंस होगी, वाइब्रेशन, रोटेशन एंड काइनेटिक, ठीक है। उसके अलावा न्यूक्लियर एनर्जी, और भी कुछ अगर दिमाग में आता हो इधर उधर का, है ना, पोटेंशियल भी हो गया, न्यूक्लियर भी हो गया, काइनेटिक भी हो गया, तो जो भी आपके दिमाग में आता है, इन सब एनर्जीज का जो सम होता है वो होता है काइनेटिक एनर्जी। यस, क्लियर है सबको काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? यस सर। अब देखो, काइनेटिक एनर्जी को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों? हो सकता है कुछ ना कुछ मिस हो गया हमसे, तो कैलकुलेट करना इसको थोड़ा सा क्या होता है, मुश्किल होता है। तो फिर ये किस काम की है भाई? इसका चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो मुझे पता है ना अच्छे से, मैंने सिर्फ टेम्परेचर एनर्जी दी थी, अंदर चाहे कुछ हुआ हो मेरे को कोई मतलब नहीं है। वो किस टेम्परेचर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी या इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी या वाइब्रेशन रोटेशन में स्प्लिट होगी, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे को इतना पता मैंने टेम्परेचर में कितना चेंज किया, तो मतलब उससे इंटरनल एनर्जी कितनी चेंज होगी मुझे पता लग जाएगा। यस, क्लियर है ये बात? समझ में यस आया? सर। तो हमारे लिए चेंज ही इंपॉर्टेंट है, और चेंज हमें निकालना आता है। हालांकि इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट नहीं कर सकते, बट उसके चेंज को कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट इज वाई, और हमारे लिए चेंज ही काफी है। तो भाई हम सिर्फ डेल्टा यू और डेल्टा ई को यूज करने वाले हैं। क्लियर है बेटा? समझ में आ गया? और एनर्जी है तो जूल में, ऐसा यूनिट उसका जूल ही होगा। अब देखिए, तो यहाँ पर इंटरनल एनर्जी को कैसे चेंज किया जा सकता है, दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बहुत आसान सा है। तभी मैं शुरू में बात कर रहा था कि हम फर्स्ट लॉ कर चुके हैं, मुझे ऐसा लगा क्योंकि वो सेकंड लेक्चर में था, ठीक है। तो यू, डेल्टा यू देखिए क्या है भाई? हीट प्लस वर्क। इंटरनल एनर्जी को दो ही तरीकों से चेंज कर सकते हैं, या तो वर्क डन करो या हीट करो। कोई और मेथड, किसी और एनर्जी का किसी भी तरह से अगर आपको लगता है कि मैं इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकता हूं, क्योंकि इंटरनल एनर्जी आपको समझ में आ चुकी है, तो मुझे बताइए कोई और मेथड है जिससे आप इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकें? चलो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं डाल सकते चार्ज पास में ला? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मतलब कैसे लाओगे थोड़ा? सर जैसे अगर जो हमारा सिस्टम है उसमें सर चार्ज है, तो उसके पास अगर कोई भी चार्ज लाए तो सर उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी ना सर। अच्छा, उसके अंदर चार्ज लाके उस पर कोई चार्ज कर रहे हो, तो वो चार्ज जो लेके आ रहे हो वो क्या काम कर रहा है पता है? वो वर्क डन ही तो कर रहा है। वर्क डन की ही एनर्जी है वो। यस, नॉट? हमने ओके वर्क डन ही तो किया, ठीक है। तो वो ओके सर। और कोई एनर्जी, एनीथिंग एल्स? कोई और एनर्जी आपके दिमाग में आती हो किसी और के भाई? वर्क डन और हीट को छोड़कर, ठीक है। अब हम बोलेंगे कि हीट भी तो वर्क ही है,
देखा जाए तो हीट वर्क है, Yes, sir. डेफिनेटली वर्क करके हम हीट प्रोड्यूस करेंगे और फिर हीट सिस्टम को देंगे, ठीक है। यानी वर्क और हीट दो इन्होंने काउंट कर लिए अपने हिसाब से। हालांकि मैं तो सीधा बोलता हूँ कि इंटरनल एनर्जी एनर्जी है, फिर तो बात खत्म, हम एनर्जी दे रहे हैं, किसी भी फॉर्म में दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हम सिर्फ दो ही फॉर्म्स में देने के लिए कैपेबल हैं, और एक है वर्क डन और दूसरा है हीट। ये समझ में आ गया बेटा? तो इसलिए इन दोनों के चेंज से ही इंटरनल एनर्जी को चेंज किया जा सकता है। इसलिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पर हमने बना लिया, क्या? डेल्टा यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल होता है Q प्लस W। दैट्स इट। क्लियर है सबको ये? सर इतना ही Yes, sir. Yes. बस इतना ही, शुरू होते ही खत्म, ठीक है। पहला लॉ बहुत आसान है, दूसरे और तीसरे में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बट इसके यूज बड़े हैं। अब देखिए, पहला लॉ साइंटिस्टों ने पहले ढूंढ लिया, उसके बाद में उन्हें एक और लॉ याद आया, तो अब क्या करें, उसको सेकंड लॉ कह दें, जबकि वो पहले होना चाहिए था। तो उसको जीरोथ लॉ का नाम दे दिया, जीरोथ, जीरो लॉ, 0 1 2 3, है ना। तो ये भी एक नंबर हो गया। तो जीरोथ लॉ क्या कहता है? आज आपको बड़ी भयंकर वाली चीज पता लगेगी जो कभी पता ही नहीं थी आपको। वो कहता है सी, कोई चीज है सी, उसका टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, और वो कहता है कि ए का टेम्परेचर भी सी के बराबर है और बी का टेम्परेचर भी सी के बराबर है। तो जीरोथ लॉ कहता है इसका मतलब पक्के तौर पर ए और बी का टेम्परेचर बराबर है। नई बात पता लगी? हाँ भाई बोलिए, पहले पता था किसी को ऐसा होता है? नहीं पता था क्या? किसी को नहीं पता था? सर पता है सर। तो वही तो बता रहा हूँ, ये तो बहुत बकवास लेवल का लॉ है ना। ये क्या लॉ है सर? ये लॉ है भाई, यही तो है। ठीक है कि सी कोई चीज है, उसका टेम्परेचर मान लो 25 डिग्री है, तो ए का सी के बराबर है, बी का सी के बराबर है, तो ए और बी का पक्के तौर पर बराबर होगा, ए इक्वल टू बी। है ना कमाल की बात? सर सही बिल्कुल है, ही कमाल की बात। कमाल है ना, पहली बार सुना होगा, है ना। ऐसी चीज देखी नहीं कभी, जबरदस्त ला है। कोई बोले तो बोलना थर्मोडायनेमिक्स का जीरोथ लॉ सुनिए। इसका नाम भी देखो, ये बाद में मिला और इसको पहले नाम दे दिया, पहले वाले को पहले नाम दे दिया, ये बाद में ढूंढा जबकि वो पहले था, और पता नहीं क्यों ढूंढा, ये ढूंढा ही इससे क्यों। अच्छा तो सर पहले वाला ही था। हाँ, इससे अच्छा तो सर पहले वाला ही लॉ था। वो बहुत भयंकर है, अच्छा नहीं है वो। अभी आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा थर्ड लेक्चर में, तब पता लगेगा, है ना, तब यूं लगेगा। और फर्स्ट लॉ कर लिया, खत्म हो गया। अब इसके ना एनसीईआरटी से क्वेश्चन लगाना शुरू कर दो, फर्स्ट लॉ वाले सारे, आज वाले लेक्चर के बाद, ठीक है। हीट, अब हीट क्या होती है ये सुनो जरा। सबको पता हीट क्या होती है? सबको पता Yes. होगा हीट क्या होती है ना। लेकिन हीट उतनी भली नहीं है, ये याद रखें। सबको भले ही आपको पता हो हीट क्या है, बट हीट उतनी भली नहीं है। तो देखिए भाई, हीट है क्या? जनरली हम हीट को लिखते हैं क्यू से, रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, ठीक है। ये तो इसका सिंबल हो गया, ठीक है भाई, छोटा क्यू। अब दूसरी बात, हीट एनर्जी है, तो एनर्जी को मेजर करते हैं जूल में, तो इसका ऐसा यूनिट जूल ही है। ये बात भी क्लियर हो गई, समझ में आ गया दो चीजें। Yes, sir. अब हीट को समझाने के लिए बहुत, वैसे तो आपको लगेगा बड़ी आसान सी चीज है, मैं इतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहा हूँ, ये है सच में है। जब आगे आएगा क्वेश्चंस में तब आपको समझ में आएगा। हॉटनेस और कोल्डनेस के मेजर को हम हीट बोल देते हैं जनरल टर्म्स में, हॉटनेस और कोल्डनेस। कोई चीज गर्म हो रही है, कोई चीज ठंडी हो रही है, लेकिन साइंटिफिक टर्म में इसके अंदर क्या चल रहा है, तो फिजिक्स में कुछ चीजें वैसे भी समझाई जाती है। तो चलो उसके बारे में बात करते हैं। पहले हॉटनेस और कोल्डनेस क्या होता है, ठीक है। हम लोग तो ऐसा ही करते हैं, केमिस्ट्री वाले इतना ही समझाते हैं, फिजिक्स वाले उसमें चोचले डाल देते हैं कुछ न कुछ। वो हमें भी पता है कि वो क्या होते हैं, थर्मो दोनों में आती है, ये दोनों जगह पर थर्मो पढ़ी जाती है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर हीट कैपेसिटी एक चीज है, उसको पढ़े बिना अगर हीट समझाई जा रही है तो मतलब हीट आधी अधूरी बताई जा रही है, फिर हीट के बारे में ट्रिक खेली जा रही है, सीधी सी बात ये। तो हम हीट कैपेसिटी भी आज करेंगे, फिर आपको हीट असलियत में समझ में आएगी। वैसे आप कह सकते हैं कोई चीज आपको गर्म लग रही है, कोई चीज ठंडी लग रही है, तो ठंड भी हीट ही है ना। ठंडा होना भी किसी चीज का हीट लॉस हो रहा है, पहले हीट था अब लॉस हो रहा है। गर्म हो रही कोई चीज तो उसमें हीट ज्यादा आ रही। तो देखिए, हीट हमेशा गर्म से ठंडे की तरफ चलती है। ये बात समझ में आ गया भाई? नीचे डायग्राम दिखा रखा है कि Yes, गर्म sir. से ठंडे की तरफ चलती है, हॉट टू कोल्ड, है ना। कभी भी ऐसा नहीं होता कि हीट जो है वो ठंडे से गर्म की तरफ चले, यानी कि कोई चीज ठंडी है तो वो गर्म हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता। कोई चीज गर्म है वो ठंडी हो जाती है, बट कोई चीज ठंडी है वो गर्म नहीं हो जाएगी अपने आप। क्लियर है? उसको हमें एनर्जी देनी पड़ेगी।
तो ये चीज भी आप याद रखिएगा। टेम्परेचर डिफरेंस की फॉर्म में हमें दिखाई देती है हीट, दिखाई देती है। क्या हमेशा टेम्परेचर अगर आपने किसी चीज को हीट दी तो क्या उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, पक्का बढ़ेगा क्या, ये बताइए जरा। आपको लगता है कि उसका टेम्परेचर पक्का बढ़ेगा हीट देने पर? अगर टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, पक्के तौर पर हीट दी गई है या हीट वापस ली गई है। टेम्परेचर कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन अगर हीट दी जाए तो ये कभी श्योर नहीं है कि टेम्परेचर बढ़ेगा या कम होगा। मान लो दे रहे हैं तो बढ़ेगा पक्के तौर पर, हम ऐसा नहीं कह सकते, हो सकता है टेम्परेचर बढ़े ही ना, आपने हीट दे दी। जैसे लेटेंट हीट सुना है सबने? यस सर। गुप्त उष्मा। पानी बर्फ, बर्फ की फॉर्म में है, टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, मैंने उसको हीट दी, पानी ने ले ली हीट, टेम्परेचर कितना हो गया, टेम्परेचर 0 ही रहा, यस लेकिन स्टेट चेंज हो गई। तो कहाँ गई हीट? वो बोलते हैं स्टेट चेंज करने में लग गई। चलो ठीक है, लेकिन हीट गायब होगी ना, इसका मतलब हीट हमने दी थी बट टेम्परेचर तो चेंज नहीं हुआ। बट अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है कहीं तो पक्के तौर पर हीट तो दी गई है, ठीक है, हीट की सप्लाई हुई है, हीट वापस ली गई, जो भी किया गया हीट चेंज हुआ है। लेकिन अगर हीट चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर भी चेंज होगा, ये श्योर नहीं है। समझ में आया? तो हीट टेम्परेचर से तो नहीं बता सकते, हॉटनेस कोल्डनेस तो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो ये भी नहीं सही है। यस बेटा, क्लियर है ये बात? यस सर। तो ये सीधी डेफिनेशन, टेम्परेचर डिपेंडेंस से तो हीट नहीं समझ में आएगी। हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, पक्की बात है। हॉटनेस कोल्डनेस से इसको जनरली फील किया जाता है बट नॉट ऑलवेज, ठीक है, ऐसा हमेशा नहीं होता क्योंकि कुछ कंडीशंस में गड़बड़ हो जाती है। तो फिर है क्या ये? अब बात करते हैं हम हीट कैपेसिटी की। हीट कैपेसिटी समझ में आएगी तो आपको हीट समझ में आएगी। तो उस हीट कैपेसिटी से पहले हम हीट की कुछ डेफिनेशंस में आपको बताता हूँ कि हीट है क्या, जो एक्चुअल में हीट है। हॉटनेस और कोल्डनेस को हम मानते हैं हीट है, बिल्कुल ठीक है, 99% में ही सही है डेफिनेशन, 99%, ठीक है। लेकिन 1% में इसमें झोल झाल है, वो क्या? फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज मेजर्ड एज राइज और फॉल इन टेम्परेचर। ये भी वही चीज है, मतलब इसको थोड़ा प्रीसाइज कर दिया कि टेम्परेचर बढ़ रहा है या टेम्परेचर कम हो रहा है, ये एनर्जी की फॉर्म है और उसी से हमें पता चलता है, ठीक है। ये बात भी समझ में आ गई सबको? ये थोड़ा बेटर हो गया, बेटर नॉट परफेक्ट। तीसरा देखिए, हीट अगर किसी चीज को दी जाती है तो उसकी वाइब्रेशनल, रोटेशनल और काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की चेंज हो जाती है पक्के तौर पर। अगर वो गैस है तो सब कुछ चेंज हो जाएगा, अगर वो मॉलिक्यूल सॉलिड है तो भाई उसमें सिर्फ वाइब्रेशन एनर्जी और रोटेशन एनर्जी चेंज हो सकती है, काइनेटिक तो उसमें होती ही नहीं है। समझ में आ रहा है? और अगर वो लिक्विड है तब भी उसमें तीनों चीजें चेंज होंगी, ठीक है। लिक्विड और गैस में तीनों चीजें चेंज होती हैं, लेकिन सॉलिड के अंदर वाइब्रेशन और रोटेशन चेंज होता है, ओनली काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती। तो अगर ऐसा कुछ चेंज हो रहा है तो पक्के तौर पर हीट सप्लाई की गई है। ये बात कंफर्म हो गई सबको? यस यस सर। सर। टेम्परेचर बढ़े ना बढ़े, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो मतलब हीट की वजह से ही बढ़ रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से या रोटेशन या वाइब्रेशन एनर्जी बढ़ने की वजह से किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है। बट अब ये बात आती कि अगर पक्का उन्हीं इन्हीं इनके बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ता है, पक्का बढ़ता है, तो मैंने बोला कई बार तो टेम्परेचर बढ़ता ही नहीं और हम हीट सप्लाई कर देते हैं, फिर वो लेटेंट हीट होगी। क्या हमेशा लेटेंट हीट है? नहीं। अब बात आती है कि हीट कैपेसिटी की, ठीक है, हीट कैपेसिटी एक टर्म आती है। अब ये देखिए क्या चीज है हीट कैपेसिटी। तो देखो भाई, ये पक्की बात है जैसा कि मैं बता रहा था। अब यहाँ पर आप यहाँ ध्यान से देख सकते हैं कि क्यू जो है, डेल्टा क्यू चेंज करेंगे हीट में, क्यू हीट का सिंबल होता है, पता है ना सबको? यस सर। चेंज करेंगे हीट में तो टेम्परेचर जो है वो चेंज पक्का होगा, मे भी हो मे भी ना हो। तो फिर यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो मैं कह सकता हूं कि भाई ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जनरली ऐसा होता है, ठीक है। तो इसको इक्वल करने के लिए क्या करूं? तो मैं इसको इक्वल कर रहा हूं तो मुझे कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई में डेल्टा। ये समझ में आया भाई? यानी आपने हीट दी, यस मान लीजिए, अब मैं सिंपल बताता हूं, ध्यान दे लेना इस बात पे, ठीक है। पता लगेगा आज की कितने बच्चे हैं हमारे पास जो घर पे थोड़ा बहुत काम करते हैं। कुकर में सब्जी बनाई है किसी ने पहले? कितनों ने बनाई है कोई? दीपक, यश, बस दो ही हैं? सर, सब्जी में चावल बनाया है। चलो जो भी बनाया कुछ तो बनाया। कुकर में किसी ने कुछ सामान बनाया क्या?
सिर्फ 2 बच्चे हैं। अवन खान, इसका नाम, आपका नाम क्या प्रोनाउंसिएशन यही होगा क्या बेटा? यस सर। ओवन खान। कुछ नहीं बनाया आपने? दीपक ने तो बनाया। सर मैंने कई दिनों बाद आज क्लास अटेंड करी है। कोई बात नहीं, सब्जी तो पहले बनाई होगी, आज ही थोड़ा बनानी थी। क्योंकि मैंने ना सर को बता दिया था, मेरा इम्प्रूवमेंट का एग्जाम था तो मैं लीव पे था। कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूँ सब्जी कभी बनाई, कुछ ऐसा कुछ बनाया कुकर में? तो सर बना रखी है वैसे, शायद मम्मी से पूछ के। ठीक है। बाकी इमरन, सिमरनजीत, कृष्णा, नितेश, समीर, सिल्की, सोनू, ठीक है, बहुत सारे बच्चे हमारे पास। तो किसी ने हाँ जनरली कुकर जरूर यूज किया होगा। और कुकर के साथ साथ एक और चीज बताता हूँ, क्या आप लोगों ने पतीले में भी चीज बना रखी होगी? अब अगर जो सब्जी, चावल, बिरयानी जो भी आप बनाना चाहते हैं, पतीले में जब बनाते हैं तो टाइम लगता है ज्यादा, वही चीज अगर कुकर में बनाते हैं टाइम लगता है कम। ये बात सबने नोट की होगी, यस सर। है ना? सबको पता है। अब यहां से एक चीज कंफर्म होती है कि हमने हीट तो दोनों कंडीशन में सेम दी थी, तो हो क्या रहा है? क्या हीट का लॉस हो रहा है कहीं पे? अब हम कहें कि क्योंकि कुकर खुला नहीं होता, बंद होता है, इसलिए उसमें हीट लॉस नहीं होता और पतीले में हीट लॉस होता है, ऐसा नहीं है। पतीले में पहले तो हीट सब्जी को ही मिलेगी ना, बाद में बाहर जाएगी ना। मतलब सब्जी हीट लॉस कर रही है, वो तो गर्म होने के बाद करेगी ना हीट लॉस सब्जी, तो गर्म तो हो गई उतनी, बाद में उसने छोड़ी। कुकर थोड़ा प्रेशर बढ़ जाता है कुकर का। प्रेशर बढ़ने की वजह से प्रेशर उस सब्जी को या दाल को या चावल को गला देता है। प्रेशर विल वर्क। इस वजह से हमें लगता है कि भाई सब्जी जो बन रही है वो जल्दी गल गई, क्योंकि प्रेशर की वजह से। हीट दोनों ओपन वेसल क्लोज्ड वेसल वाला कॉन्सेप्ट। हाँ, हीट दोनों सेम लेते हैं। तो यहां से एक चीज समझ में आती है कि भाई हीट हमने सेम सप्लाई की, सेम बर्नर, सेम गैस, सेम टाइम, लेकिन अगर सेम टाइम पर दोनों को बंद कर दिया जाए तो कुकर वाली तो बन चुकी होगी और पतीले वाली नहीं बनेगी। पतीले वाली को तो ज्यादा हीट देनी पड़ती है। तो हीट कैपेसिटी क्या होती है? हीट को अपने अंदर रोकने की क्षमता होती है किसी सब्सटेंस में, यानी कि टेम्परेचर, हीट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर बढ़ा हुआ नजर आएगा, लेकिन हीट जो है हर कोई अलग अलग लेवल पर लेता है। जैसे कुकर और पतीले में ना, तो पतीले वाली सब्जी ने हीट कम ली, ज्यादा बर्नर चलाना पड़ा। कुकर वाली ने ज्यादा ली। उनकी वजह प्रेशर और वॉल्यूम है, वो हम बाद में बात करेंगे। ठीक है? यस चिकू बेटा, कोई क्वेश्चन है? हाँ, क्या कह रहे हो? सर ओके ओके ओके, ठीक है। तो देखिए इसका मतलब, यानी कि हीट कैपेसिटी जो है चीजों की अलग अलग होती है। लेकिन ये जो कुकर वाला एग्जांपल है इसको ध्यान मत रखिएगा, ये एक अलग मैटर है। वॉल्यूम कांस्टेंट रखेंगे तो हीट अलग तरह से वर्क करेगी, प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे तो हीट अलग तरह से वर्क करेगी। हीट के बहुत सारे चौचले हैं, बहुत सारे नखरे हैं इसके, सिंपली कह सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि हीट कैपेसिटी फिर क्या चीज है। तो देखो भी, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के। अगर मैं इस कांस्टेंट को जीरो कर दूं, सोचो जरा ध्यान से, ये कांस्टेंट जीरो हो गया तो टेम्परेचर चेंज जीरो हो जाएगा और चेंज इन हीट भी जीरो हो जाएगा। बट अगर मैं ऐसा करूं, इसको जीरो करने की बजाय टेम्परेचर चेंज को जीरो कर देता हूं, तो हीट कैपेसिटी इतनी है कि कितना भी आप चेंज करते रहो, 0 या 1 कर दें टेम्परेचर चेंज, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? कि टेम्परेचर में तो 1 ही डिग्री का चेंज हुआ और हीट में बहुत बड़ा चेंज हो जाए, यानी हीट कैपेसिटी उसकी बहुत ज्यादा है। ऐसे करके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अलग अलग सिस्टम्स दिखाते हैं। अब इसका एक एग्जांपल देता हूँ। समुद्र के किनारे रहने वाले लोग जो हैं, उनके यहाँ सदाबहार मौसम होता है, पता है सबको? यस सर। समुद्र के आसपास, जैसे सूरत है गुजरात में, मुंबई के अंदर है, वहाँ Yes, sir. सदाबहार मौसम है ना? क्यों? क्योंकि पानी जो है वो जल्दी से ठंडा नहीं होता, पानी जल्दी से गर्म नहीं होता। लेकिन सोइल जो है, जो रेगिस्तानी इलाके में रहते हैं, जहाँ मिट्टी रेतीली मिट्टी है, वो जल्दी गर्म हो जाती है, जल्दी ठंडी हो जाती है। दोनों जगह सनलाइट तो सेम पड़ती है। अगर हम इक्वेटर की बात ना करें, उसको एक बार छोड़ दें कि इक्वेटर के पास है कोई दूर है, अगर दोनों का डिस्टेंस सेम है इक्वेटर से, तो सनलाइट दोनों पर सेम पड़ रही है, हीट सेम सप्लाई हो रही है। लेकिन पानी की हीट कैपेसिटी ज्यादा होती है, वो कैपेसिटी अपने अंदर रखता है, इस वजह से हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, उसकी वाइब्रेशन रोटेशन बदल जाती है, लेकिन टेम्परेचर राइज नहीं दिखाता। समझ गए बात? यानी टेम्परेचर ज्यादा बढ़ा हुआ नहीं दिखाता हीट, जबकि वो हीट लेता उतनी है बट टेम्परेचर उसका नहीं बढ़ता।
ये है हीट कैपेसिटी का कमाल। समझ में आया मेरी बात? Yes, sir. इसी वजह से वो इलाके ठंडे रहते हैं। तो यहाँ पर जो आपको अब स्क्रीन पे दिख रहा ना Q इक्वल C इंटू डेल्टा, यानी कि ये जिसका ये है कांस्टेंट, इसकी वैल्यू जिसकी ज्यादा है उसकी हीट कैपेसिटी, और इसी को हीट कैपेसिटी बोलते हैं। ये कांस्टेंट को हीट कैपेसिटी बोलते हैं। तो जिसकी ये कैपेसिटी ज्यादा है वो ज्यादा गर्म नहीं होने वाला, जैसा कि पानी के केस में मैंने आपको बताया था। यस, क्लियर है बेटा? ये सबको समझ में आ गया हीट कैपेसिटी क्या है? सर एक बार Yes, sir. देखिए सीधा है क्यू, डेल्टा क्यू जो है चेंज इन हीट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा टी के, ठीक है, मल्टीप्लाई में हो जाएगा सी। क्योंकि जितना आप किसी को हीट देंगे, जैसे आप अगर पानी गर्म करें और आप शहद गर्म करें, या आप पानी की जगह दूध गर्म करें, दोनों को 90 डिग्री पर गर्म कर लें, तो दूध का टेम्परेचर और पानी का टेम्परेचर 90 डिग्री दिखाई देगा। बट दोनों को 90 डिग्री करने के लिए दूध को आपको थोड़ी देर ज्यादा बर्नर ऑन करना पड़ेगा। क्यों? यस सर। दूध उतना टेम्परेचर राइज नहीं दिखाता, उसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा है। समझ में आई बात? यस सर। Yes, sir. दूध की हीट कैपेसिटी पानी के मुकाबले ज्यादा है। यानी कि अगर आप दोनों को 10 मिनट के लिए दोनों का बर्नर चला देते हैं, 1 लीटर दूध और 1 लीटर पानी लेते हैं, सेम बर्नर के ऊपर गर्म करते हैं, और उसके बाद पानी का टेम्परेचर नोट करते हैं, 10 मिनट बाद मान लीजिए पानी 90 डिग्री हो गया, दूध हो सकता है वो 90 ना हो, वो 85 हो। समझ में आई? या 95 हो, कुछ भी हो सकता है। हीट कैपेसिटी किसकी ज्यादा किसकी कम है वो डिपेंड करेगा। ये समझ में आया? टेम्परेचर का चेंज सभी सब्सटेंसेस का अलग अलग होता है, सेम हीट सप्लाई करने के बाद भी। इसका मतलब कोई कांस्टेंट है जिससे उसे मल्टीप्लाई करने पर हीट की वैल्यू आ सकती है, और ये कांस्टेंट सबके लिए अलग अलग होता है। और कमाल की बात ये है कि ये कांस्टेंट टेम्परेचर ज्यादा हाई टेम्परेचर पर इस कांस्टेंट की वैल्यू बदल जाती है, सेम सब्सटेंस के लिए। पानी के लिए बहुत हाई टेम्परेचर पर कांस्टेंट की वैल्यू बदल जाएगी, पानी के लिए लो टेम्परेचर पर कांस्टेंट की वैल्यू कुछ और है, हाई टेम्परेचर पर कांस्टेंट की वैल्यू कुछ और है। यानी कि हीट जो है टेम्परेचर बढ़ने के साथ इसका कांस्टेंट भी बदलता रहता है। तो यानी एक क्यों सब्सटेंस सर? क्या बेटा? ऐसा क्यों होता है? बेटा ये मतलब सीधी सी बात है, मॉलिक्यूल अलग तरह से बिहेव करते हैं, इंटरनली होता है, ठीक है। हीट को जब पहली बार गर्म करोगे, पानी को, आइस को गर्म करते हैं, जैसे स्टेट चेंज होती है, उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा काम करती है सर। हाँ, अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्सेस जो भी हैं। तो देखो उसमें क्या होता है, आइस जो है वो पिघल गई, पानी में कन्वर्ट होगी, तो स्टेट चेंज होगी, तो हीट तो दिखाई नहीं देगी। टेम्परेचर चेंज हुआ नहीं, जीरो, टेम्परेचर का चेंज जीरो है। यानी उसने सारी हीट जो है वो कैपेसिटी की फॉर्म में एब्जॉर्ब कर ली। उसके बाद फिर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो 1 डिग्री बढ़ गया, हो सकता है आपको हीट थोड़ी सी देनी पड़ी, और 1 डिग्री बढ़ गया, फिर 2 डिग्री 3 डिग्री, और जब 10 डिग्री के बाद सेम हीट दोगे, जो 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आपने जितनी हीट दे दी, 1 डिग्री बढ़ाने के लिए मान लो 5 मिनट बर्नर आपने चलाया, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है पानी का, अब आप 5 मिनट बढ़ा रहे हो तो 11 नहीं हो रहा 5 मिनट से, क्योंकि उसकी हीट कैपेसिटी बदल गई। समझ में आ गया? और ये नेचुरल है, उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। यानी हीट कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, हमने हीट सप्लाई की तो टेम्परेचर कितना बढ़ेगा, ठीक है। हीट सप्लाई करने पर हमेशा बराबर टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, वो कम ज्यादा होता रहता है। तो ये है हीट कैपेसिटी। समझ में आ गया भाई? तो क्यू जो है डायरेक्टली टू डेल्टा टी है, और क्यू जो है वो सी डेल्टा टी है। यस, क्लियर है? तो सी जो है यहाँ हीट कैपेसिटी है। यस बेटा, सबको समझ में आ गया है? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पर देखो, इसलिए क्योंकि डेल्टा क्यू अगर लिखते हैं आप और डेल्टा टी लिखते हैं, तो भाई टेम्परेचर का चेंज बड़ा हो गया, बड़ा चेंज मतलब तो हीट कैपेसिटी का सी तो बदल जाएगा। तो इसलिए इसे जनरली डी क्यू, छोटे चेंज के लिए सी डी टी लिखा जाता है, डी क्यू इक्वल सी डी टी। यस, क्लियर है? जनरली ऐसा लिखते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता। अब इसका ऐसा यूनिट ले देखें तो सी की वैल्यू निकाल लो। अब हीट कैपेसिटी क्यू बाई टी होती है, बस बात खत्म। सी इक्वल क्यू बाई टी। यस, क्लियर है बेटा? Yes, sir. तो क्यू बाई टी ये होता है सी, और इसको इसका कांस्टेंट वो क्या बनेगा, जूल पर केल्विन, ऐसा यूनिट है ना। बाकी के यूनिट तो कोई भी बना लीजिए आप, कैलोरी पर केल्विन और कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस बना सकते हैं, या जूल पर डिग्री सेल्सियस बना सकते हैं, कुछ भी बना लीजिए, लेकिन ऐसा यूनिट जो है वो जूल पर केल्विन है। यस, क्लियर है सबको? जूल में हीट है और केल्विन में टेम्परेचर। समझ में आ गया हीट कैपेसिटी? Yes, sir. और हीट क्या होती है वो भी पता लग गया होगा। तो हीट कैपेसिटी और हीट याद रख लेना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, और बहुत ध्यान से इनको करना। अब मोलर हीट कैपेसिटी की बात करते हैं। हीट कैपेसिटी हमने बात की, लेकिन 1 मोल के लिए नहीं निकाली ना, वो तो जनरल रैंडम टर्म थी। तो 1 मोल के लिए निकालेंगे तो क्या करेंगे, सीधी बात है भाई। यहाँ पर अगर अब मैं ये कहूँ कि क्यू
डेल्टा क्यू जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था डेल्टा टी के, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया कांस्टेंट से। अब मल्टीप्लाई कर दूं नंबर ऑफ मोल से, 1 मोल के लिए निकालूं या 10 मोल के लिए, अमाउंट बढ़ा दोगे तो हीट कैपेसिटी की वैल्यू मतलब हीट भी बढ़ानी पड़ेगी, है ना, टेम्परेचर कम बढ़ेगा या तो, ये समझ में आ रहा है। नंबर ऑफ मोल भी तो इंक्लूड होते हैं, यस और नॉट, क्लियर है सबको? तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल को भी इंक्लूड करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, Cm, मोलर हीट कैपेसिटी, मोल, m का मतलब मोल है। तो यहाँ पर अब मैं इस C की वैल्यू निकालूं तो ये Cm हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। तो Cm इक्वल क्या हो जाएगा, बाकी डेल्टा Q डिवाइड बाय डेल्टा T डिवाइड बाय n, नंबर ऑफ मोल नीचे आ गया। तो यहाँ पे मैंने वही चीज दिखा रखी है, डेल्टा Q बाय डेल्टा T वो सेम है, बस नीचे नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर है बेटा? ये समझ में आ गया? नीचे नंबर ऑफ मोल मतलब Yes, वही वाला sir. फॉर्मूला। तो देखो ये क्या था भाई, ये था Q बाई टी, तो C था ना, हीट कैपेसिटी को अगर N से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं तो मोलर हीट कैपेसिटी बन जाता है। ये भी एक छोटा सा फॉर्मूला बन गया, अपने आप बनाए, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जैसे हमने बनाया वैसे बना सकते हैं आप, याद वैसे कीजिए, ठीक है, अपने आप बन जाएगा ये। तो C बाय N मोलर हीट कैपेसिटी। अब बात करते हैं Cm बनना, तो वो नंबर ऑफ मोल थे। अब इसका ऐसा यूनिट निकालें तो Q जूल है, K टेम्परेचर है केल्विन में, N नंबर ऑफ मोल है, तो जूल पर केल्विन था हमारा पहले वाला, बस नंबर ऑफ मोल से डिवाइड हुआ, बन गया ऐसा यूनिट। क्लियर है? Yes, sir. अब नीचे देखिए जरा, CV और CP लिख रखा है, ये मैंने आपको एग्जांपल दिया था, कुकर से सब्जी बनाते हैं Yes, या sir. पतीले में बनाते हैं तो हीट कैपेसिटी अलग होती है, इसलिए मॉलिक्यूल अलग तरह से रिएक्ट करते हैं। तो कोई तो हीट ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा, कोई कम एब्जॉर्ब करेगा, उसी को बोलते हैं CV और CP। यानी C का मतलब हीट कैपेसिटी है, V का मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट हो तब हीट कैपेसिटी, और प्रेशर कांस्टेंट हो तब Cp बनेगा, वो हीट कैपेसिटी। ये दोनों अलग अलग है। और अगर मोलर हीट कैपेसिटी निकालनी हो तो CmV बोल सकते हैं हम उसे, है ना। तो मोलर हीट कैपेसिटी को CV ही बोला जाता है, लेकिन मैंने उसको CmV लिख रखा है ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि C वर्ड को जनरली यूज नहीं करते हम। हीट कैपेसिटी किसी भी तरह से यूज नहीं हो सकता है, क्यों भाई, C से क्या पता लगेगा कितने अमाउंट की हीट कैपेसिटी हो, तो पता होना चाहिए, या तो मोल में हो या ग्राम में, कुछ तो हो। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो CV का मतलब CmV ही है, यानी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम और मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। और ये दोनों अलग अलग होती हैं, ये अब आपको समझ में आ गया होगा। कुकर और पतीले में सब्जी अलग बनती है तो उसकी हीट अलग होती है, वो अलग तरह से रिएक्ट करता है, इसलिए उनकी हीट कैपेसिटी भी तो अलग होगी, होगी ना अलग। इसको डिटेल में करेंगे ये क्यों अलग होती है, उसके लिए रीजन बताऊंगा, अभी नहीं। हाँ कृष्णा बेटा बोलो। सर प्रेशर चेंज होगा तो सर किसी भी सब्सटेंस के बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट भी तो चेंज हो जाएंगे ना? तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, हमें तो हीट कैपेसिटी से मतलब है। नहीं Yes. है ना, उससे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी चेंज होता रहे, हमें क्या लेना, हमें तो सिर्फ हीट कैपेसिटी से मतलब है। क्लियर है? Yes, sir. चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो भाई, CV और CP के अंदर एक रिलेशन है, CP माइनस CV इक्वल R होता है, ठीक है। CP माइनस CV, इसकी एक छोटी सी डेरिवेशन भी आगे आएगी, हम कर लेंगे, नो वरी, ठीक है। नहीं भी करोगे तो भी कोई चक्कर नहीं है, वैसे डेरिवेशन मैं करवा दूंगा आपको, छोटी छोटी डेरिवेशन है, बट उनमें कन्फ्यूजन ज्यादा होती है, सीधा फॉर्मूले तो आपको रटने ही पड़ेंगे। तो CP माइनस CV इक्वल R होता है, यानी कि CP मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इन दोनों का नेगेटिव इक्वल R के बराबर। R क्या होता है, गैस कांस्टेंट 8.314, जिसकी वैल्यू है गैस कांस्टेंट। यस बेटा, क्लियर है सबको? Yes, sir. ठीक है, तो यहां से हमें एक बात पता लगती है, यानी कि CP अगर कांस्टेंट प्रेशर पर हीट दी जाए तो उसकी वैल्यू ज्यादा आती है प्रेशर कांस्टेंट पर, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट पर हीट दी जाए उसकी वैल्यू कम आती है। समझ में आ रही है बात? लेकिन यहाँ पर सर एक एक बार प्रेशर कांस्टेंट पर जो हीट कैपेसिटी होती है उसकी वैल्यू ज्यादा आती है, और वॉल्यूम कांस्टेंट पर जो हीट कैपेसिटी होती है उसकी वैल्यू कम आती है। यस, अब यहां से ये समझ में आया सबको? Yes, sir. मेरे क्वेश्चन का जवाब दो फिर, सबको समझ में आया? देखते हैं कितना समझ में आया। मैंने अभी बताया था प्रेशर कुकर में हीट ज्यादा मिलती है चीजों को। यस, Yes. प्रेशर कुकर में क्या होता है, वॉल्यूम वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, प्रेशर तो बढ़ता है प्रेशर कुकर में, वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट है, हीट ज्यादा मिल रही है, तो भाई यहाँ तो CV की वैल्यू कम है, CP ज्यादा बता रहा है वो। ये कैसे हो गया?
कोई बता सकता है? सर हाँ भाई, क्वेश्चन रिपीट कर दो, थोड़ा नेट चला गया। देखो Cp माइनस सीवी आर होता है, मतलब Cp बड़ा होता है, हीट कैपेसिटी जो कांस्टेंट प्रेशर पर होती है वो बड़ी होती है, Cv वॉल्यूम कांस्टेंट पर जो होती है हीट कैपेसिटी वो छोटी होती है। यहाँ से कंफर्म है, बिल्कुल सही है। अब मैंने बोला कुकर में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट नहीं होता, वॉल्यूम कांस्टेंट वॉल्यूम होता और अमाउंट कांस्टेंट होता है। वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो कुकर में तो सब्जी जल्दी बनती है, मतलब उसको तो हीट ज्यादा मिली। पतीले में तो स्लो बनती है, मतलब प्रेशर कांस्टेंट पर तो स्लो होनी चाहिए, मतलब वो कम वैल्यू होनी चाहिए उसकी। यस, समझ में आ रहा है? यस सर। तो उस हिसाब से तो Cv माइनस Cp होना चाहिए। Cp माइनस Cv क्यों है बताओ अब? क्योंकि सर कुकर की हीट कैपेसिटी कम होगी ना, तो जल्दी गर्म हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, बेतुका लॉजिक। सर वो गेल-यूज़ैक्स लॉ था ना कि सर प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, तो प्रेशर कुकर में प्रेशर बढ़ता है तो कहते हैं टेम्परेचर भी बढ़ेगा तो हीट तो हम कैपेसिटी। नीचे से सप्लाई कर रहे हैं उसको, ठीक है आपकी बातें, लेकिन वहां कांस्टेंट वॉल्यूम है भाई, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वो ज्यादा होना चाहिए ना। मतलब मैंने 10 मिनट बर्नर चलाया कुकर पे, 10 मिनट बर्नर चलाया पतीले पे, पतीला जो था उसमें दाल नहीं पकी, कुकर में पक गई, इसका मतलब कुकर को हीट ज्यादा मिली, सारी की सारी हीट कुकर को मिल रही है और पतीले में कुछ हीट वेस्ट हो रही है, ऐसा कुछ है, मतलब उसको हीट कम मिली है। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाए तो हीट ज्यादा मिलती है, तो ये हीट कैपेसिटी तो कम दिखा रहा है, ये तो Cv कम है, ज्यादा थोड़ा है, इन दोनों का माइनस आर है। कैसे? आर नेगेटिव भी तो हो सकता है। नहीं बेटा, ये पॉजिटिव ही है, Positive उतनी दूर मत जाइए, बिल्कुल पॉजिटिव है, बिल्कुल सही है। जो दिया हुआ है आर की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, 8.314 पर केल्विन पर मोल और जूल, ये वैल्यू है इसकी। समझ में आई मेरी बात? क्वेश्चन घूम रहा है ना दिमाग, ध्यान दो। मैं Yes. बार बार जो वर्ड बोल रहा हूँ उस पर आप ध्यान ही नहीं दे रहे, और यही थर्मो में कमी करते हैं बच्चे। मैं बोल रहा हूँ हीट एक को कम मिली, एक को ज्यादा मिली, और यहां पर दिखा रहा हूँ हीट कैपेसिटी। हीट और हीट कैपेसिटी में फर्क नहीं है क्या? हीट Yes, कैपेसिटी तो sir. कांस्टेंट है। अरे कांस्टेंट घटेगा तभी तो हीट ज्यादा मिलेगी, इसलिए सीवी जो है वो कम है लेकिन वो हीट ज्यादा दिलवा रहा है भाई। यस सर, वहाँ इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। उल्टा हो गया, Yes. यस सर। उल्टा Yes, sir. हो गया। समझ में आया? देखो अब जरा इसको ध्यान से देखना। CV, अगर CV क्या होगा, CV इंटू यहां पर मैं डेल्टा टी लगा देता हूं, तो इक्वल क्या आ गया, ये है डेल्टा क्यू। यही था हमारा फॉर्मूला, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के। यस बेटा? yes Yes, sir. sir. तो अब देखो, मैंने कहा कि हीट किसको ज्यादा मिल रही है भाई, मैंने बर्नर तो दोनों को सेम चलाया, मैंने 10 मिनट के लिए बर्नर यहां चलाया, 10 मिनट के लिए सीपी वाला चलाया, ठीक है। तो सीपी के लिए डेल्टा क्यू पी लिख देता हूं मैं इसको, और इसको लिख देता हूं क्यू वी, है ना, वो कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर। तो क्या होगा, ध्यान दे लेना इस बात पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ जाएगा सीपी और डेल्टा टी आ जाएगा। क्लियर है? तो ये दोनों फॉर्मूले तो हमने डायरेक्ट लिख लिए। अब मैंने बोला कि जो कांस्टेंट वॉल्यूम होता है कुकर, ये है कुकर आपका, कुकर। यस, क्लियर है? यस सर। इसमें Yes, कांस्टेंट sir. वॉल्यूम होता है, तो मैं कह रहा हूं ये हीट ज्यादा है भाई, यहां भी 10 मिनट चलाया, यहां भी 10 मिनट चलाया, हीट तो दोनों की सेम है, लेकिन देखिए इसकी हीट कैपेसिटी कम है। कांस्टेंट ये दिखा रहा है ना, आर के इक्वल है, तो यानी कम है। समझ में आ गया? यानी सीवी कम है, सीवी कम है, इसकी वैल्यू कम है, दोनों की मल्टीप्लाई ज्यादा बराबर होनी चाहिए। सी डेल्टा वी की मल्टीप्लाई और सीपी, सीवी डेल्टा वी और सीपी डेल्टा वी, दोनों की हीट तो बराबर है ना, यानी कि डेल्टा क्यू वी इक्वल है डेल्टा क्यू पी के। ये तो बराबर है ना, क्योंकि 10 ही मिनट बर्नर चलाता, तो हीट तो दोनों को बराबर दी है मैंने। यस? Yes sir. यस तो इसका मतलब देखिए, ध्यान देना, यहां पर सी वी डेल्टा टी इक्वल होना चाहिए सी पी डेल्टा टी, दोनों बराबर होने चाहिए, है ना। डेल्टा टी तो डेल्टा टी के क्या इक्वल है? उत्तर है। टेम्परेचर तो दोनों का अलग हो गया, इसका मतलब सीवी छोटा है, सीपी बड़ा है, सीवी छोटा है, सीपी बड़ा है। इस वजह से ये तो यहां से आपको फॉर्मूले से पता लगेगा सीवी और सीपी में कौन बड़ा है कौन छोटा है। सीपी माइनस सीवी आर होता है, तो सीवी छोटा है। अगर मैंने इसको कम कर दिया तो दोनों की मल्टीप्लाई बराबर करनी पड़ेगी। मान लो मैंने इसको, ये 10 था, मतलब मान लो इसकी वैल्यू 5 है और टेम्परेचर जो है वो 10 है, तो टोटल कितना आया, 50। अब दूसरे फॉर्मूले में देखो, अब सीपी बड़ा है, मैं इसको करता हूं 6, ठीक है, और मेरे को टेम्परेचर कितना पड़ा करना पड़ेगा कि ये 50 ही आए, बताओ जरा।
6 इंटू समथिंग इक्वल टू 50, तो x विल बी 50/6, यानी कि मैं यहाँ पर 50/6 करूंगा तो ये कितना आ जाएगा बिल, लगभग 6 8 जा 48, 2 और 0 6 6 3 जा, 2 और 0 6 3 जा 8.33, मतलब ये 6 मल्टीप्लाई में 8.33 आएगा, 8.33। यानी यहाँ टेम्परेचर कम राइज हुआ क्योंकि सीपी बड़ा था। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर किसी सब्सटेंस की ज्यादा होती है तो वो टेम्परेचर का राइज नहीं दिखाएगा, टेम्परेचर छोटा हो गया। समझ में आया? इस वजह से कुकर में सब्जी ज्यादा जल्दी बन गई क्योंकि उसमें टेम्परेचर ज्यादा बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो सब्जी, मतलब सब्जी को हीट ज्यादा मिल रही है और वो कैपेसिटी अंदर खा गया, वो बढ़ती नहीं उसकी हीट। मतलब आप ये कह सकते हैं कि सब्जी बनाना सीख गए, बनाना सीख गए सारे। चलो वेल एंड गुड, ठीक है भाई। तो यहाँ से Cp माइनस Cv इक्वल R होता है। ध्यान दे लेना, किसी की हीट कैपेसिटी ज्यादा हो तो टेम्परेचर कम राइज करेगा। वाटर की हीट कैपेसिटी ज्यादा होती है इसलिए वो टेम्परेचर कम राइज करेगा। इसलिए हमारा जो तटस्थ एरिया है जहां पर सी बीचेस लगते हैं उनमें टेम्परेचर कम राइज होता है। गोवा है, सदाबहार मौसम है। बॉम्बे है, मुंबई में, ठीक। इसके अलावा सूरत है गुजरात में, यहाँ सदाबहार मौसम रहता है। समझ में आ गया? हीट कैपेसिटी ज्यादा है तो टेम्परेचर राइज या टेम्परेचर फॉल, चेंज इन टेम्परेचर कम होगा। यस, क्लियर है? कुकर से समझ में आया? यस सर। Yes, sir. ठीक है। तो भाई अब सब्जी बनाना ध्यान से सीख लेना। और ये हमारी मम्मियां भी अच्छी तरह से जानती हैं कि कुकर में सब्जी जल्दी बनती है। इसका मतलब आवर मदर सिस्टर जो भी सब्जी बनाते हैं उनको भी ये वाली केमिस्ट्री पता है, लेकिन आप लोगों को नहीं पता है ना। और फिर हम लोग कई बार सोचते हैं कि हम साइंस के स्टूडेंट हैं, घंटा स्टूडेंट हैं, हमें कॉमन चीजें भी नहीं पता। याद रख लेना। तो लाइफ से रिलेट जरूर किया कीजिए। थर्मोडायनेमिक्स को लाइफ से रिलेट करना बहुत मुश्किल होता है, याद रख लेना। और मेरा मानना यह है कि मैं इसको लाइफ से रिलेट कर कर ही समझाने की कोशिश करता हूं। अगर वो समझ में आ गया तो समझ लेना, फिर फॉर्मूले तो समझ में आ ही जाते हैं आपको। आगे देखिए बेटा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अभी की मोलर हीट कैपेसिटी थी पीछे, ठीक है, तो 1 मोल के लिए थी, है ना। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगी भाई? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है 1 ग्राम के लिए। चीज वही है, सेम टू सेम। इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं और ये सी बाय मास ऑफ ग्राम, यानी कि क्यू बाई टी। अब पहले क्या था भाई, जो सीएम था वो क्यू बाई टी इंटू क्या था, नंबर ऑफ मोल था। नंबर ऑफ मोल की जगह मैं ग्राम में अगर सब्सटेंस लेता हूं, जो कि साइंटिफिक नहीं है, साफ बता देता हूं, सीएम कभी कभी यूज होता है, कभी कभी एग्जाम वाला तो दे सकता है ना, न्यूमेरिकल तो निकल सकता है इस पे, तो डेफिनेट है ये कभी कभी आता है, साइंटिफिक नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ मोल इज साइंटिफिक टर्म ना, बजाय कि हम ग्राम में किसी सब्सटेंस को ले। बट ये भी यूज होता है, यानी हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दोनों भाई हैं। एक मोल 1 मोल के लिए, एक 1 ग्राम के लिए। समझ में आ गया? और कोई फर्क नहीं है। तो इसका ऐसा यूनिट जूल पर केल्विन पर ग्राम। क्लियर है बेटा? यस सर। तो ये फॉर्मूला तो सीधा सीधा आपको आना ही चाहिए, है ना। ये तो बहुत सिंपल है, वही है। आगे बढ़ते हैं। एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर वॉल्यूम वर्क। तो प्रेशर वॉल्यूम वर्क के लिए अब एक्सप्रेशन सीखने वाले हैं। बहुत आसान सी एक्सप्रेशन है, ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क की। तो देखिए भाई, इसको मैं सीधा सीधा यहाँ पर करवा सकता हूँ, ठीक है। प्रेशर इनटू वॉल्यूम क्या होता है? वर्क के इक्वल होता है। कैसे होता है? चलो उसी के बारे में थोड़ा सा अब पढ़ लेते हैं कि प्रेशर वॉल्यूम वर्क कैसे होता है। इन्होंने डेरिवेशन दे रखी है, मैं उसी डेरिवेशन के अकॉर्डिंग आप लोगों को डेरिवेशन सिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कौन सी डेरिवेशन है इनकी। तो यहाँ पर देखिए बेटा, इसने बोला कि एक वर्क जो है एक्सपेंशन का वर्क है, वर्क ऑफ एक्सपेंशन नेगेटिव लिया गया है। क्यों नेगेटिव है, अब इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए वर्क ऑफ एक्सपेंशन जो है वो नेगेटिव होता है, और वो क्यों नेगेटिव होता है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो देखिए, इसको याद रख लेना, कन्वेंशनल है, हम उसको नेगेटिव मान सकते थे, पॉजिटिव भी मान सकते थे। तो कन्वीनियंट के लिए साइंस वाले ऐसा मानते हैं और साइंस ऐसा मानती है। तो यहाँ से आपको एक चीज और कंफर्म हो जाएगी कि साइंस क्या मानती है और कैसे मानती है, ठीक है। कोई भी चीज अगर आप किसी को डोनेट करते हो तो वो हमेशा पॉजिटिव होती है। डोनेट करना पॉजिटिव वेव्स आती हैं, प्योर साइंस है, कोई डाउट नहीं है। यस, क्लियर है। अगर कोई चीज आपको मिल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट में, अगर आपको कोई दान करके जाए, सोचो कि कोई अमीर आदमी आता है एक बड़ी सी लंबी सी गाड़ी में आके, है ना, और वो कहता है ले बेटा रोटी खा लिया, तेरे को दान दे रहा हूँ, गुस्सा नहीं आएगा अपने को? आएगा ना गुस्सा, है ना, कि ऐसे कैसे, क्योंकि हम अफोर्ड कर सकते हैं। भाई दान फिर लेना इसका मतलब गलत होता है, यही मीनिंग है इसका। जो चीज हमारे पास है अगर वो हम किसी से ले रहे हैं तो गलत है। अगर वही अमीर आदमी आपको गाड़ी गिफ्ट करने आए तो आप खुश हो जाओगे। भावनाएं पलट गई ना। यस, जो चीज नहीं है,
जो चीज नहीं है वो लेने में तो आपको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो चीज आपके पास है, आपको खाना देने के लिए आए, ले बेटा खाना खा ले, रोटी ले, तो हमें गुस्सा आएगा कि ऐसे कैसे हमें रोटी दे रहा है। लेकिन वही चीज कोई बेचारा भिखारी हो, सुबह से खाना ना खाया हो, उसको अगर कोई रोटी दे तो उसको बहुत अच्छा लगेगा। इसका मतलब दान लेना, अगर आपके पास कोई चीज है और आप किसी से ले रहे हैं वो चीज तो नेगेटिव है, लेकिन अगर नहीं है तो भी ले रहे हैं तब भी वो नेगेटिव ही होती है, बस हमारी मन की खुशी बदल जाती है। ये साइंस मानती है, ये बिल्कुल प्योर है। अगर आपको कोई चीज मिल रही है तो नेगेटिव, इसका रीजन बताता हूँ। आप अपने फ्रेंड से ना 100 रुपए मांग लीजिए आज, ठीक है, आपसे 100 रुपए ले लिया आपने अपने फ्रेंड से, और उसके बाद आपने मान लीजिए नेक्स्ट डे उसको लौटा दिए। 3 दिन बाद वो फ्रेंड आपसे बाइक मांगता है, भाई तेरी बाइक दे। अब आपने बाइक के लिए मना कर दिया, तो वो ना मतलब आपके सिर पे चढ़ जाएगा, ऐसे कैसे मना कर दिया मेरे को बाइक के लिए। तो ताने देगा सर। आपने उससे जो 100 रुपए लिए थे ना उसका एहसान दिखाएगा, दब गए आप 100 रुपए, भले ही आपने वापस कर दिए। कमाल तो ये है, यानी किसी से कोई चीज लेना कितना खतरनाक होता है, यहाँ से सोचिए। अगर आप अपने दोस्त के साथ में रेस्टोरेंट पे जाते हैं, खाना खाते हैं, बिल वो देता है, तो वो हमें कुत्ता समझेगा, पता है, अगले दिन हमसे अपने काम करवाएगा, मेरा नोट्स बना के दे, मेरा ये कर, मेरा वो कर, क्योंकि वो 2-4 बार अपने दोस्त के साथ चले गए रेस्टोरेंट में, खाना खा लिया, फिल्म देख ली उसके पैसे से, तो ये एहसान सिर पे चढ़ता है। वो अपने सारे नेगेटिव वर्क आपसे करवाएगा, ये कर मेरे लिए, वो कर। एक एग्जांपल देता हूँ मेरे एक दोस्त का, और ये गर्ल्स पे भी लागू होता है, बॉयज पे भी लागू होता है। जनरली गर्ल्स क्या करती हैं, बॉयज के साथ में जाती हैं, खाना खा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, और उसके बाद में फिर वो बॉयज से दबने लग जाती हैं भाई। और इसका एक एग्जांपल देता हूँ मेरे दोस्त का, बॉयज का एग्जांपल देता हूँ। मेरा दोस्त था, बहुत अच्छा दोस्त था, ऐसी बात नहीं, 5वीं 6वीं में मेरे साथ पढ़ता था, तो कॉलेज में मेरे साथ आ गया। वो उसके पास आर्ट्स थी, मेरे पास साइंस थी, नो वरी, है ना, मैं बीएससी कर रहा था, वो बीए कर रहा था। तो मैंने देखा कि एक कॉलेज में 2-4 लड़के हैं जो उसके दोस्त बन गए, ऑब्वियस उसके क्लासमेट्स थे, और वो अमीर लड़के थे, बहुत अमीर, ठीक है, कितने मतलब उस टाइम गाड़ियों में आते थे, होटलों में रहते थे, घूमते फिरते थे गाड़ियों में, होटल्स में खाना वाना खाते थे। भाई मैं तो पैदल जाता था, ठीक है, नोटबुक, खाली नोटबुक होती थी, पेन होता था, पैदल कॉलेज में जाया करता था, पैदल ही वापस आता था, और 2.5 किलोमीटर दूर था मेरा कॉलेज मेरे घर से, ठीक है, तो 2.5 जाना 2.5 आना, 5 किलोमीटर, गर्मी हो सर्दी हो, सर्दी में फिर भी कंफर्टेबल है, गर्मी में तो बहुत पसीने आते थे, बुरा हाल हो जाता था, बट एटलीस्ट जाते थे भाई, ठीक है। वो दोस्त गाड़ी में घूमता था उनके साथ, मेरा दोस्त, वो भी मेरे जैसा ही था, ठीक है, मैंने सुनाई थी ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सोचिए Yes, sir. वो उसको गालियां निकाल रहे थे, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी होती है। मतलब मैंने देखा कि वो दूसरे लड़के जो गाड़ी में उसको घुमाते उसको गालियां निकाल रहे थे, मुझे बड़ा गुस्सा सा आया, मैंने कहा ये इनको कुछ बोल क्यों नहीं रहा, मुझसे बड़ा प्यार से बोलते थे वो लोग। तब मुझे समझ में आया बाद में कि ये इनके साथ गाड़ियों में घूमता है तो इतना बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, मतलब गालियां तक सुननी पड़ती हैं, दान लेना इतना खतरनाक होता है, किसी से कोई चीज मांगना इतना खतरनाक होता है। तो यानी कोई चीज ले रहे हो तो नेगेटिव एनर्जी बढ़ेगी, डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं दबना पड़ेगा, किसी से कुछ लीजिए मत, बराबर का हिस्सा रखिए आप, बिल्कुल वो कहते हैं ना अपनी डिग्निटी बनाए रखिए, और डोनेट कर रहे हो तो डेफिनेटली आप बड़े हो जाओगे, अपने आप बड़े हो जाओगे। बड़े बनने के बाद मैं फिर भी कहता हूँ दान दीजिए, बहुत अच्छी बात है, किसी नीडी को दान दीजिए, पर एहसान मत दिखाइए। नेगेटिव लोग होते हैं जो एहसान दिखाते हैं, बुरे लोग होते हैं, एहसान मत कीजिए, नेकी कर दरिया में डाल, भूल जाओ, ठीक है, ऐसा करना चाहिए। मैंने अपनी लाइफ में बहुत से स्टूडेंट्स को फ्री पढ़ाया, बहुत से स्टूडेंट की फीस कम ली है, ठीक है, मतलब जो अफोर्डेबल है उससे भी कम ले ली है, कोई बात नहीं है। तो भाई ये करना चाहिए। अब दोबारा मैं नाम भी नहीं लेता होता उन स्टूडेंट्स का, मैंने उनको ये करवाया वो करवाया, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उनकी किस्मत थी, वो पढ़ लिए मुझसे, बात खत्म, है ना। तो अब यहाँ पर अब आपको पता लग गया होगा कि वर्क ऑफ एक्सपेंशन। अब बताता हूँ हमारे ऊपर एक्सपेंशन मतलब सराउंडिंग पर काम हो रहा है, सिस्टम, हम कभी सिस्टम का पार्ट नहीं होते, क्योंकि भाई यूं तो है नहीं कि हम अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे। केमिस्ट्री में, थर्मोडायनेमिक्स में हम अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे, मैं अपने आप को आग लगा रहा हूँ, आई एम द सिस्टम, और मैं अपने आप को आग लगा रहा हूँ, ऐसा कभी नहीं होगा, आप भी नहीं लगाएंगे, है ना। तो यानी सिस्टम हमेशा कोई दूसरी चीज होगी, हम नहीं हो सकते। तो हम क्या हो गए, हम पार्ट ऑफ सराउंडिंग हो गए, ये बात समझ में आई, हम पार्ट ऑफ सराउंडिंग हो गए। तो अगर सराउंडिंग पर काम हो रहा है मतलब सराउंडिंग को एनर्जी मिल रही है, तो मतलब हमें मिल रही है, और हमें मिल रही है तो नेगेटिव, सीधी बात। और अगर सिस्टम पर काम हो रहा है मतलब हम एनर्जी दे रहे हैं, तो क्या हो गया, पॉजिटिव। पॉजिटिव। सिस्टम हम नहीं है, हम सराउंडिंग है, बस ये याद रखना, सराउंडिंग का पार्ट है, सराउंडिंग कह लीजिए, दैट्स इट। तो आपको कभी नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस में कभी दिक्कत नहीं आएगी, बस इतना ही सोचना है कि काम किस पे हो रहा है, किसको एनर्जी मिली और किसने दी, बस इतना सोच लीजिए। अगर हमने दी तो पॉजिटिव, हमें मिल रही है तो नेगेटिव, बस, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं भाई वर्क क्या है, नेगेटिव वर्क है क्योंकि एक्सपेंशन का वर्क है। तो ये समझ में आ गया, एक्सपेंड हो रहा है मतलब
सराउंडिंग की तरफ वॉल्यूम बढ़ रहा है तो मतलब सराउंडिंग पर काम हो रहा है, ठीक है, सराउंडिंग को एनर्जी मिल रही है, सॉरी, तो इसका मतलब नेगेटिव वर्क डन होगा। एक्सपेंशन का वर्क डन नेगेटिव होता है। ये समझ में आ गया बेटा सबको? Yes, sir. अब इसके बाद आगे देखिए भाई, dx छोटा सा चेंज आया, किसमें चेंज आ रहा है छोटा सा? इसकी हाइट में, पिस्टन ऊपर की तरफ चला गया, छोटा सा चेंज आ गया हाइट ऑफ द पिस्टन में। ये समझ में आ गया सबको? अब हाइट में चेंज आया तो इतना जो येलो कलर से ये जो वॉल्यूम है, इतना वॉल्यूम गैस का बढ़ गया, डीवी बढ़ गया। यस, क्लियर है ये दोनों बातें सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब समझ लीजिए हमारी डेरिवेशन हो गई। इतना ही करना और कुछ नहीं करना, टेंशन नोट मेंशन नोट, ठीक है, बहुत आसानी से। और ये डेरिवेशन होते ही मतलब डेरिवेशन खत्म करते ही समझ लेना हमारा लेक्चर खत्म है, ठीक है। तो चलिए बेटा देखते हैं इसके अंदर क्या है और कैसे है। लग रहा है कि 19% रिमेनिंग। मेरे लैपटॉप की बैटरी मुझे चार्ज लगानी पड़ेगी, वेट अ मोमेंट, ठीक है, तो बहुत जल्दी ऑफ हो जाती है तो मुझे जगह बदलनी पड़ेगी। तो देखिए भाई, हाँ, तो अब प्रेशर वॉल्यूम वर्क में आपको डीवी पता लग गया और डीएक्स पता लग गया, ठीक है, ये दोनों चीजें कंफर्म होगी सबको? Yes, sir. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बेटा इसी के अंदर। लेट्स सी द नेक्स्ट थिंग्स, ठीक है, मैं एक बार चार्जिंग लगा लूं, ठीक। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए जरा क्या होने वाला है, ठीक है। नोटिफिकेशन कुछ आ रहा है, ठीक है, छोड़िए। तो देखिए यहां पर क्या है, प्रेशर W, वर्क क्या होता है भाई? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। यस, क्लियर है Yes, सबको? sir. तो यहां पर भी ये देखो, ये जो मार्क लगा रखा है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ वर्क, ठीक है। अब मुझे पता है फोर्स क्या होती है भाई, फोर्स। प्रेशर के बारे में देखो, प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो यहां से मैं अगर फोर्स निकालना चाहूं तो प्रेशर इंटू एरिया को लिख सकता हूं मैं, फोर्स प्रेशर इंटू एरिया, ये लिखा भी है। फोर्स इक्वल, ये देखिए, फोर्स इक्वल प्रेशर इंटू एरिया होता है, ठीक है। तो मतलब अगर फोर्स का एक्सप्लेन करेंगे तो प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, एरिया से एरिया कैंसिल हो गया। ऐसा उल्टा भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक, कैसे भी कर लीजिए। तो फोर्स की जगह पर मैं प्रेशर इंटू एरिया भर सकता हूँ, बिल्कुल भर सकता हूँ। मल्टीप्लाई में डिस्टेंस, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो वर्क इक्वल क्या आ गया? प्रेशर इंटू एरिया इंटू डिस्टेंस। क्या होता है भाई? एरिया और लेंथ को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम। वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना चेंज हुआ था? डीवी चेंज हुआ था। इस वॉल्यूम की जगह पर मैं डीवी लिख सकता हूँ। प्रेशर मल्टीप्लाई में वॉल्यूम, प्रेशर मल्टीप्लाई में वॉल्यूम क्या आ गया? वर्क आ गया। यानी प्रेशर इंटू वॉल्यूम भी वर्क होता है। फोर्स इंटू डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट वर्क होता है, डेफिनेटली होता है, ये अब सब बच्चे जानते हैं। तो मैंने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को ही प्रेशर वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दिया, तो इसका मतलब प्रेशर इंटू वॉल्यूम भी क्या होता है? वर्क होता है। तो यहाँ पर वो लिखा भी हुआ है, देखिए, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन है, ठीक है। तो फोर्स की जगह पर प्रेशर इंटू एरिया भर दिया, डिस्प्लेसमेंट की जगह पर डीएक्स भर दिया। तो उसके बाद में प्रेशर इंटू एरिया और डीएक्स को, देखिए ये फोर्स है और ये डिस्टेंस है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो डीवी आ जाएगा। तो ये आ गया भाई। लेकिन ये एक्सपेंशन का वक्त था तो मुझे कोई चीज नेगेटिव लेनी पड़ेगी, तो मैं शुरू से ये एक नेगेटिव साइन ले लेता हूँ, ठीक है। वर्क इक्वल पीडीवी, दैट्स ऑल। डेरिवेशन होगी 3 स्टेप में, डेरिवेशन खत्म। यस, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, बस sir. माइनस का साइन लगाइएगा, 3 स्टेप की डेरिवेशन है, कुछ भी नहीं है, दैट्स ऑल। तो चलिए अब जरा आगे इस डेरिवेशन की शक्ल देखते हैं कि आगे क्या हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए भाई, वही चीज दिखा रही है, पी एक्सटर्नल को डीएक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, इसने डीएक्स को नेगेटिव लिया क्योंकि एक्स बढ़ रहा है वॉल्यूम। किसी को भी नेगेटिव ले लीजिए, हमें पता है एक्सपेंशन नेगेटिव होती है। तो सिंस ए एक्स डीवी के बराबर है, तो यहाँ पर इसने लिख दिया सीधा, ये आ गया पी एक्सटर्नल इनटू डीवी। या अब डीवी लिखा है तो रिवर्सिबल है, कल हम यही बात कर रहे थे, क्लियर है? Yes, sir. है ना। और P एक्सटर्नल इंटू डीवी, तो ये अगर इसको इंटीग्रेट करते हैं तो W क्या आ जाएगा? P डेल्टा V। तो ये इरिवर्सिबल है। यस, समझ में आया डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो यानी अगर ऐसा हो तो इरिवर्सिबल है, ऐसा हो तो रिवर्सिबल है। डीवी लगा है तो रिवर्सिबल, डेल्टा वी लगा है तो इरिवर्सिबल, दैट्स ऑल। उसके बाद एरिया, ये सब आपको बता चुका हूँ। पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव किसके आगे लगेगा? जब एक्सपेंशन का वर्क है तो पॉजिटिव, मतलब हम पे काम हो रहा है तो पॉजिटिव, जब हम काम कर रहे हैं तो नेगेटिव। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर गाइस। तो आज के लेक्चर में इतना ही था, छोटी सी डेरिवेशन है, छोटी छोटी चीजें हैं। तो फर्स्ट लॉ और वर्क डन
वर्क डन आगे और करेंगे, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल वाले थर्ड लेक्चर में बहुत सारे वर्क डन और बहुत सारे फॉर्मूले करने वाले हैं। लेकिन अभी से आप क्या कीजिए, फर्स्ट लॉ वाले न्यूमेरिकल लगाना शुरू कीजिए। किसी को कोई डाउट है तो डाउट बताइए, अब मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ।